हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में सूर्य, सौरमंडल और पृथ्वी के बारे में बात की थी, अगर कोई स्टूडेंट ने वो वीडियो ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो का पिछले वीडियो से कोई खास लेना देना नहीं है, वो एक पूरा सेपरेट टॉपिक है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पूरा सेपरेट टॉपिक है। पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप एक कंटिन्यूएशन में और एक अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप सारी वीडियो को एक कंटिन्यूस फॉर्म में देखें। सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अवर अर्थ। ठीक, अवर अर्थ। इसमें जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो ब्लू कलर का दिखता है बाहर स्पेस से, ब्रह्मांड में ब्लू कलर का, और ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 70% वाटर है और 30% लैंड है। तो 70% वाटर होने की वजह से हमारा प्लैनेट ब्लू कलर में दिखता है। ठीक, तो ये जो 70% वाटर है वो हमने ह्यूमंस ने इसको 5 ओशंस में डिवाइड कर दिया है, और जो 30% लैंड है वो हमने 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया है, महाद्वीप में। ठीक, 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक, वैसे आपको ये जो मैं नोट्स है ये नीचे लिंक में पीडीएफ फॉर्म में अटैच्ड है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ कुछ लोगों की लिख लिख के पढ़ने की आदत होती है। यू आर फ्री फॉर दैट। ओके, 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा है एशिया, फिर उसके बाद है अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये अपने एरिया के हिसाब से ऊपर से नीचे की तरफ लगे हुए हैं। ठीक, और 5 ओशंस में डिवाइड किया गया है हमारे 70% वाटर को। तो सबसे बड़ा है पैसिफिक, फिर एटलांटिक, फिर इंडियन, फिर आर्टिक, फिर एंटार्क्टिक। आर्टिक और एंटार्क्टिक ये दोनों ओशंस काफ़ी ठंडे हैं, काफ़ी जमे हुए हैं। ये आर्टिक नॉर्थ पोल पे है और एंटार्क्टिक जो है वो आपका साउथ पोल पे, साउथ पोल के पास है। तो इस तरह से हमारा पूरा 70% वाटर 5 समुद्र में, 5 ओशंस में, महासागर में बटे हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं 5 महासागर के बारे में पढ़ेंगे और इनकी स्ट्रीम कैसे फ्लो होती है, किधर से किधर की तरफ लहर बढ़ती है, हम इसके बारे में देखेंगे। आगे देखते हैं। जो एक इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब वो लाइन असलियत में नहीं होती है, सिर्फ हम उसको मानते हैं, जो कि हमारे अर्थ को आधे आध 2 हिस्से में हिस्सा कर देता है, 2 हिस्से में बांट देता है। तो जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, और ये जो इमेजिनरी लाइन होती है जो कि 0 डिग्री से कट करती है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक, ये लाइन, इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। ये अर्थ को आधे आध, हॉरिजॉन्टली आधे आध डिवाइड कर देता है। ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर। इससे जस्ट ऊपर 23 डिग्री पे, 23 डिग्री 26 मिनट्स पे एक लाइन रेखा होती है, उसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नॉर्थ 23 डिग्री नॉर्थ में होती है इक्वेटर के, और 23 डिग्री साउथ में जो लाइन होती है उसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक, इसी तरह उसके और ऊपर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और ऊपर 66 डिग्री नॉर्थ पे एक लाइन होती है। ये सारी लाइंस इमेजिनरी है, ये रेखा असली में आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ हमारी समझ के लिए एक इमेजिनरी लाइन बनी हुई है। इसका क्या काम है ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ जान लेते हैं इसके बारे में कि 66 डिग्री पर एक लाइन है जिसको हम लोग आर्टिक सर्कल के नाम से जानते हैं, और 66 डिग्री साउथ में एक लाइन है जिसको हम लोग एंटार्क्टिक सर्कल के नाम से जानते हैं। ठीक, इसी तरह एक इमेजिनरी लाइन और है जो कि हमारी अर्थ को ऊपर से नीचे की तरफ इक्वली डिवाइड कर देता है, आधे आध में डिवाइड कर देता है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड के हिस्से को हम लोग ईस्टर्न पार्ट कहते हैं और राइट हैंड साइड के हिस्से को हम लोग वेस्टर्न पार्ट कहते हैं। ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसी तरीके से हमारा जो अर्थ है उसका नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट तय होता है। ठीक, अब आगे देखिए। ठीक, ये चीज़ें हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। हाँ, ऊपर से नीचे जो लाइन आती है, जैसे बाएं वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जाने वाली जो लाइन है, इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आने वाली लाइन को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, प्राइम मेरिडियन नाम से जानते हैं। इसको हम लोग द प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और वो पॉइंट जहां इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, ये हिस्सा
इसको हम लोग कहते हैं द गल्फ ऑफ गिनी। ठीक, द गल्फ ऑफ गिनी। गिनी हिंदी में अगर आप गिन्नी सुने होंगे, गिन्नी का मतलब होता है पैसा, तो इस जगह को कहते हैं द गल्फ ऑफ गिनी। ठीक, अब हमें यह समझना होगा कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो 23 डिग्री की तरफ ऐसे साइड में, इस तरह साइड वे टिल्टेड है और वो अपनी जगह पे गोल घूमती है। ठीक, तो ये जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। ठीक, जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। ठीक, तो न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि जिस तरह से आपको पता होगा कि आप बहुत तेज अचानक से गाड़ी की स्पीड बढ़ाएं तो आप पीछे हो जाते हैं, गाड़ी आगे की तरफ भागती है। बहुत तेजी से ब्रेक मारें तो गाड़ी पीछे की तरफ हो जाती है, आप आगे की तरफ गिरने लगते हैं। ठीक, तो इसी लॉ, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसी लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, इसी लॉ ऑफ इनर्शिया को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जिस तरह पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, तो समुंदर का पानी, जो पूरा पानी है, जो उसका पूरा स्ट्रीम है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है। ठीक, जो हमारा समंदर का पानी है, जो ओशन की स्ट्रीम है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है। ठीक, पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है। ठीक है, अब समझिए, जो स्ट्रीम, जैसे जो हमारा एक बताया कि एक इमेजिनरी लाइन है, यहाँ इक्वेटर है, तो जो स्ट्रीम इक्वेटर की तरफ से पोल पे जाएगा, ठीक, जो स्ट्रीम इक्वेटर की तरफ से पोल की तरफ मूव करेगा, वो क्या होगी, वो हॉट स्ट्रीम होगी। क्यों हॉट स्ट्रीम होगी? ठीक है, आपने ये समझ लिया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। ठीक, गोल है और एक बॉल के आकार की है, अंडे के आकार की है, बॉल के आकार की है। ठीक, और हमने ये भी जाना था कि जैसे हमारा सन है तो मर्क्यूरी उससे सबसे पास है, फिर वीनस है, तो जो चीज़ सन से जितनी नज़दीक होगी वो उतनी गर्म होगी। ठीक, तो अगर हम इस पार्ट पे देखें कि अगर ये सन है और ये हमारा अर्थ है इस तरह से, तो जो ये पॉइंट होगा, ये पूरा गोला, ये सन से सबसे करीब होगा। ठीक, सन से सबसे करीब होने की वजह से जो इक्वेटर होता है वो हॉटेस्ट होता है। ठीक, इक्वेटर सबसे गर्म होगा। ठीक, इक्वेटर जो होता है वो सबसे हॉटेस्ट होता है। गर्म होने की वजह से यहाँ की हवा गर्म होके ऊपर उठ जाती है, और हमें पता है कि जो हवा चलती है वो कोल्ड एरिया से हॉट एरिया की तरफ में चलती है, जिसकी वजह से यहाँ से निकलने वाली जो भी लहरें होती हैं वो गर्म पानी की होती हैं, और पोल से, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है नीचे। ठीक, पोल से जो भी स्ट्रीम, पोल से जो भी स्ट्रीम इक्वेटर की तरफ जा रही है वो सारी स्ट्रीम्स आपकी कोल्ड स्ट्रीम होती है। क्यों? क्योंकि पोल्स जो हैं वो कोल्डेस्ट होते हैं और इक्वेटर हॉटेस्ट होता है। ठीक, इक्वेटर हॉटेस्ट है, पोल कोल्ड है। इक्वेटर से जो भी स्ट्रीम पोल्स की तरफ जा रही हैं वो सारी हॉट वार्म करेंट्स हैं, हॉट करेंट्स हैं, और जो भी स्ट्रीम पोल से इक्वेटर की तरफ जा रही है वो सारे कोल्ड या कूल करेंट्स हैं। ठीक, क्लियर है? तो चलिए अब हम ये, तो आपका एक ब्रीफ आइडिया हो गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्ट्रीम्स के नाम। बहुत, जो अभी तक मैंने आपको बताया वो आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी था, पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रीम्स कहाँ हैं और इनके क्या नाम्स हैं, ये कोल्ड हैं या हॉट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, हॉट है या कोल्ड है ये जानना बहुत ज़रूरी है, कौन सी स्ट्रीम का क्या रोल है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम एक एक ओशन पकड़ के एक एक स्ट्रीम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इंडियन ओशन पकड़ते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे इस तरह से सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें बहुत कम समझ में आएगा, हम इसको मैप पे मार्क करके देखते हैं। आप एक वर्ल्ड का फिजिकल मैप चाहे तो गूगल से डाउनलोड कर लें या बाज़ार में 1 रुपए का आता है, आप उसको खरीद लीजिए, और जब तक आप उसको मार्क कर करके नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो आइए हम यहाँ बगल से मैप खोल लेते हैं अपना। ठीक, ये हमारा वर्ल्ड का मैप हो गया। ठीक, आप सब लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका हो गया एशिया। ठीक, सेकंड मैंने बताया कि अफ्रीका। ठीक, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक, फिर आया आपका अंटार्कटिका। फिफ्थ फिर यूरोप, इतना सा पार्ट है। सिक्स्थ और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा 7th। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और
7, ये सारे आपके कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब जो इंडिया के आसपास का ये ओशन है, ये आपका इंडियन ओशन हो गया, ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया, ये आपका पैसिफिक ओशन हो गया। ठीक, क्लियर है आपको? इंडियन, अटलांटिक, पैसिफिक, हाँ, ये आपका यहाँ का जो जमा हुआ बिल्कुल ओशन है ये हो गया अंटार्कटिक ओशन, और ये ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का हिस्सा, ये आपका होगा आर्टिक ओशन। ठीक, तो ये चीज़ आपको ब्रीफ आइडिया में क्लियर है। ठीक, अब हम इसको रब कर देते हैं। तो ये आपके पांच ओशंस और स्ट्रीम्स हो गए। तो सबसे पहले हम इंडियन ओशन की बात करते हैं। ठीक, इंडियन ओशन हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम इक्वेटर बना लेते हैं। ठीक, आपको मैंने पहले भी बताया था इक्वेटर को हम लोग ग्रीन कलर से रखते हैं। ठीक, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि 2 हिस्से में कट करती है। तो वो लाइन ऑलमोस्ट यहाँ से है, यहाँ से गई हुई है। तो ये हो गई इक्वेटर की लाइन। ठीक, इक्वेटर हर एक ओशन को आधा आधा बांट देता है। तो इक्वेटर के जो ऊपर का ओशन है वो नॉर्दर्न ओशन है और नीचे का सदर्न ओशन है। जैसे इंडियन ओशन 2 पार्ट में बट गया तो ये नॉर्दर्न इंडियन ओशन हो गया, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट सदर्न इंडियन ओशन हो गया। इसी तरह अटलांटिक भी सदर्न साउथ अटलांटिक ओशन हो गया और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया। इसी तरह पैसिफिक भी आपका ये साउथ पैसिफिक हो गया और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो गया। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे इस तरह से हर एक ओशन भी नॉर्थ और साउथ में बट गया है। ठीक, समझ गए? तो जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी जो भी स्ट्रीम शुरू होती है वो आपकी इक्वेटर से शुरू होती है। तो इस वीडियो में हम लोग, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो भी हॉट स्ट्रिंग वो होगी, स्ट्रीम होगी, हाँ, वो हम रेड से मार्क करेंगे, और जो भी कोल्ड स्ट्रीम्स होंगी उसको हम ब्लू से मार्क करेंगे, ताकि आगे चल के आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। और दूसरी चीज़, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर आपका ईस्ट है और इधर आपका वेस्ट है। तो इस मार्किंग को आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस मैप पे। ओके, क्लियर है? तो इक्वेटर, जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा जब भी कोई भी स्ट्रीम शुरू होगी तो वो हमेशा इक्वेटर से शुरू होगी। आइए हम सबसे पहले सिर्फ इंडियन ओशन को पकड़ते हैं। तो यहाँ से, इस जगह से जो स्ट्रीम निकलेगी और इस जगह से एक स्ट्रीम निकलेगी, तो ये स्ट्रीम और ये स्ट्रीम आपकी सदर्न इक्वेटोरियल स्ट्रीम, ओके, सदर्न इक्वेटोरियल स्ट्रीम होगी और ये नॉर्दर्न इक्वेटोरियल स्ट्रीम होगी। ठीक, इंडियन ओशन के लिए। अब अगर आप अपना नोट्स देखेंगे, ठीक, अगर आप अपने नोट्स में ये चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे हर एक स्ट्रीम को एक नंबरिंग दी गई है। इंडियन ओशन की स्ट्रीम, अटलांटिक ओशन की स्ट्रीम, पैसिफिक ओशन की स्ट्रीम। ठीक, इस तरीके से आपको हर एक स्ट्रीम की एक नंबरिंग दी गई है। तो हम वहाँ पे, क्योंकि पूरा नाम नहीं लिख सकते, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये नंबर्स लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपका नॉर्दर्न इक्वेटोरियल, सदर्न इक्वेटोरियल 1 और 2। ठीक, आपके लिए ये चीज़ थोड़ा और इजी हो जाएगी अगर आप अपने सामने इसको कहीं लिख के रख लेंगे या फिर प्रिंट करके रखेंगे, तो आपके लिए ये मार्किंग करना और आसान हो जाएगा। ओके, तो हमारी नॉर्दर्न इक्वेटोरियल जो है वो हो गई है 1, ये दोनों हॉट स्ट्रीम्स हैं, और 2। ओके, ये दोनों ही हॉट स्ट्रीम्स हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये दोनों हॉट स्ट्रीम्स हैं और ये आपकी रेड से मार्क्ड है। जब सबसे पहले हम नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में पकड़ते हैं, सदर्न इंडियन ओशन को पकड़ते हैं, तो ये जो आपकी सदर्न इक्वेटोरियल स्ट्रीम है वो आगे बढ़ती है तो मेडागास्कर आइलैंड्स आता है। मेडागास्कर आइलैंड से ये स्ट्रीम टकरा के 2 भाग में टूट जाती है। एक स्ट्रीम यहाँ से निकल जाती है और एक स्ट्रीम यहाँ से निकल जाती है। तो ये स्ट्रीम जो यहाँ से निकली वो मोज़ाम्बिक, ये देखिए मोज़ाम्बिक से होके जाती है, तो इसीलिए इसको मोज़ाम्बिक स्ट्रीम माना जाता है। और ये दूसरी स्ट्रीम जो मेडागास्कर से होके जाती है, तो इसीलिए ये देखिए यहाँ मेडागास्कर है। ठीक, ये मेडागास्कर से होके जाती है, तो इसीलिए इसको मेडागास्कर स्ट्रीम कहा जाता है। ओके,
अब आप समझ चुके हैं कि स्ट्रीम यहाँ से चलना शुरू हुई। ये पहले सदर्न इक्वेटोरियल स्ट्रीम थी, ये मेडागास्कर आइलैंड से टकराती है, दो भाग में टूट जाती है, एक मोजम्बी से होकर गुजरती है तो इसलिए इसको मोजम्बी स्ट्रीम कहा जाता है, एक मेडागास्कर से होकर गुजरती है तो इसलिए इसको मेडागास्कर स्ट्रीम कहा जाता है। ये दोनों ही स्ट्रीम आगे आके एक ही स्ट्रीम में मिल जाती हैं, दोनों इधर से आके एक ही स्ट्रीम में मिल गई। ये स्ट्रीम और ये स्ट्रीम आगे आके एक ही स्ट्रीम में मिल जाती है और इस स्ट्रीम को हम कहते हैं अगोलस, ठीक, अगोलस स्ट्रीम, ठीक। अब यहाँ तक क्लियर है। ये सारी हॉट स्ट्रीम्स थी। पहला आपका सदर्न इक्वेटोरियल स्ट्रीम थी, फिर वो मोजाम्बिक स्ट्रीम में और मेडागास्कर स्ट्रीम में बट गई, फिर आगे जाके दोनों स्ट्रीम आपस में एक ही जगह पे मिल गई और ये बन गई अगोलस, ठीक, अगोलस स्ट्रीम। अब हुआ क्या कि जैसा कि मैंने बताया कि सारी स्ट्रीम्स आपके ईस्ट से वेस्ट की ओर ट्रैवल करेंगी, ठीक, जैसा मैंने बताया था ना कि सारी स्ट्रीम जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती हैं, इधर से इधर की ओर जाती हैं। तो स्ट्रीम आगे जाते जाते यहाँ एंटार्क्टिक जो कि पूरा बर्फ़ का है, ठीक, ये पूरा बर्फ़ का है, इससे टकरा के कुछ स्ट्रीम्स वापस भी जाती हैं। तो वहीं से एक कोल्ड स्ट्रीम, ठीक, ये एक कोल्ड स्ट्रीम आके इस हॉट स्ट्रीम से टकराती है और इसका मुंह मोड़ के इधर की तरफ कर देती है, ठीक। अब हुआ क्या, जो हॉट स्ट्रीम आ रही थी इस मेडागास्कर की ओर से और जो कोल्ड स्ट्रीम आ रही थी यहाँ सदर्न ओशन से, इसका मुंह मोड़ के इसको इधर की तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ घुमा देती है, ठीक। अब क्योंकि ये यहाँ से यहाँ की तरफ मुड़ चुकी है तो अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है सदर्न इंडियन ओशन स्ट्रीम, ओके, सदर्न इंडियन ओशन स्ट्रीम, क्योंकि इंडियन ओशन के सदर्न हिस्से में है और ये सदर्न इंडियन ओशन स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। एक चीज़ और है, क्योंकि ये इधर से हॉट स्ट्रीम आ रही थी इस तरफ से कोल्ड स्ट्रीम ने इस पर अटैक कर मतलब टकराव हुआ, तो इसकी स्पीड जो ये है, इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, ठीक, इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो इसको सदर्न इंडियन ओशन ड्रिफ्ट नाम से भी जाना जाता है, ठीक। फिर यहाँ जाके ये ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराती है, ऑस्ट्रेलिया के तट से टकरा के फिर से इसका रास्ता बदल जाता है, उसका डायरेक्शन बदल जाता है, तो यहाँ पे इसको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्ट्रीम, ठीक। अब आप ये समझिए कि यहाँ से जब चली थी तो हॉट थी, फिर मेडागास्कर में बट गई तो भी हॉट स्ट्रीम थी, हाँ, मोजाम्बिक और मेडागास्कर दोनों हॉट स्ट्रीम थी, वहाँ से आगे दोनों आपस में जुड़ के अगोलस बनी तब भी हॉट स्ट्रीम थी, पर बीच में यहाँ एक कोल्ड स्ट्रीम से टकराने के बाद, कोल्ड स्ट्रीम से टकरा के ये सदर्न इंडियन स्ट्रीम बनी। जब सदर्न इंडियन ओशन स्ट्रीम बनी तो ये ठंडी हो गई, ठीक। अब ये ठंडी पानी का स्ट्रीम जाके जब ऑस्ट्रेलिया के तट से लड़ा तो इसका नाम बदल के आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीम हो गया, ठीक। पर इससे दिक्कत क्या हुई, जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया इसके अगल बगल सारा ठंडा पानी का स्ट्रीम है, ठीक। तो धूप तो हुई बहुत तेज़, पर ये ठंडा पानी भाप नहीं बन पाया, क्योंकि पानी इतना ठंडा था कि वो भाप नहीं बन पाया। भाप ना बन पाने के कारण क्या हुआ, बारिश नहीं हुई। जब भाप नहीं बना तो बारिश नहीं हुई। बारिश ना होने से आपको भी पता है कि क्या होता है, अगर कहीं पे बारिश ना हो तो वो जगह क्या हो जाती है, वो डेजर्ट हो जाती है। इसीलिए